हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं हम आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में सुधार की कोई भी गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जा सके। और चलिए इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भूगोल से संबंधित। भूगोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और किस किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ये हो जाएगा गंगा नदी तंत्र से। और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है गंगा नदी किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं पूर्ववर्ती अपवाह का ये उदाहरण हो जाता है। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पिछली बार भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। बात कर लेते हैं अफवाह तंत्र के प्रकार। अफवाह तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आपको समझ लेने हैं। पहला हो जाता है आपका अनुवर्ती, फिर पूर्ववर्ती हो जाता है और एक हो जाता है आपका परवर्ती। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अफवाह तंत्र के जो है तीन प्रकार हो जाते हैं। और पूर्ववर्ती हमें देखना है क्योंकि हमारी गंगा जो है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। और पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, यहाँ से ये आपको समझने वाली बात है। अपना मार्ग बिना बदले बहती रहती है उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और इनमें कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंडक और कोसी नदी, ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये जिस मार्ग पर पहले बह रही थी, यानी जिस मार्ग पर पहले बह रही थी उसी मार्ग पर ये अब भी चल रही है। ठीक है, इन्होंने अपना मार्ग जो है बदला नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको जो है पूर्ववर्ती, यानी जो पूर्व में बहती थी उसी तरह से अब बह रही हैं, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। और इतनी बात आपने समझ ली होगी पूर्ववर्ती नदियों से। गंगा उपतंत्र में जो मुख्य नदी है वो आपकी गंगा हो जाती है। गंगा उपतंत्र की बात कर रहे हैं। और भारत में यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से बनी है और इसमें जो है पूरे वर्ष निरंतर प्रवाह पानी का बना रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके बाद देख लेते हैं जो भारत के कई राज्यों में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। और इससे बनने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या पूछे जाते हैं वो भी हम अभी आगे देखेंगे इसी वीडियो में। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले एक डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा कौन सा हो जाता है वो भी हमें देखना है। और यहाँ देख लेते हैं कौन सा डेल्टा हो जाता है। ये हो जाता है आपका सुंदरवन का डेल्टा। और कुछ हिस्सा इसका भारत में आता है और दो तिहाई इसका हिस्सा जो है वो आपका बांग्लादेश में आ जाता है। ठीक है, ये सुंदरवन का डेल्टा जो आपकी गंगा नदी बनाती है। और गंगा अकेले नहीं बनाती है, गंगा के साथ आपकी ब्रह्मपुत्र भी होती है और ब्रह्मपुत्र के साथ आपकी मेघना नदी भी होती है। और मेघना को आपको बराक नदी भी कहा जाता है, ये भी हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। और यहाँ समझ लेते हैं एक दो पॉइंट और हैं। गंगा नदी भारतीय राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गोमुख हिमनद से निकलती है। और गोमुख ग्लेशियर सागर स्तंभ से लगभग कितनी ऊंचाई पर है, ये है आपका 7010 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। सागर से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछी जा सकती है, तो ये हो जाएगी आपकी 7010 मीटर। और ये हो जाता है आपका गोमुख। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका गोमुख हो जाता है। यहाँ से जो है आपकी गंगा निकलती है, गंगा नहीं निकलती है, यहाँ से आपकी भागीरथी निकलती है और आगे जाकर जो है ये देवप्रयाग में जाकर जो है गंगा बन जाती है। ठीक है, चलिए उसको भी समझेंगे। और यहाँ पहले समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमारे और हो जाते हैं। उत्तरकाशी में इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो महाखंड एवं संकीर्ण घाटियों से गुजरते हुए दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, जो संकीर्ण संकीर्ण बोलते हैं, जो छोटे छोटे दर्रे होते हैं ना, उनसे निकलते हुए जाती है। और उसके बाद जो है ये संकीर्ण घाटियों से गुजरती हुई दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह से ये बहती चली जाती है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
देवप्रयाग के स्थान पर, जब आपका देवप्रयाग आ जाता है, देवप्रयाग के स्थान पर भागीरथी का जो संगम है ये अलकनंदा से हो जाता है, और जिसके पश्चात भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। यानी एक तरफ से आपकी भागीरथी आ जाएगी, एक तरफ से आपकी अलकनंदा आ जाएगी, और यहाँ आपकी देवप्रयाग पे मिल जाती है, और इसके बाद जो नदी निकलती है वो आपकी गंगा कहलाती है। ठीक है, भागीरथी के बाद, अलकनंदा के बाद, इन दोनों को मिलने के बाद जो नदी जाएगी वो आपकी हो जाएगी गंगा नदी। और देवप्रयाग से पहले अलकनंदा अन्य सभी नदियों के साथ जो है मिलकर 5 प्रयाग बनाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 प्रयाग बनाती है, 5 प्रयाग बनाती है, और जिनको आप पंच प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वो आपका प्रयागराज में, उसको भी जो है प्रयाग कह सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है वहाँ का नाम जो है प्रयागराज रखा गया है, यानी वहाँ इन तीनों नदियों का प्रयाग हो जाता है। और यहाँ समझ लेते हैं कौन कौन से प्रयाग हो जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आपके बनने हैं, पक्का बनने हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाता है आपका विष्णु प्रयाग। सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग है, जहाँ से आपकी जो है अलकनंदा निकलती है, वो आपका विष्णु प्रयाग हो जाता है। और विष्णु प्रयाग में जो है सबसे पहले अलकनंदा निकलती है, उसमें जो है धौली गंगा मिल जाती है। ये भी हम अभी मैप के माध्यम से समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। सबसे पहले विष्णु प्रयाग से निकलेगी अलकनंदा, अलकनंदा में मिल जाएगी धौली गंगा, और उनके मिलन से जो ये फिर आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी ये, फिर वहाँ आपको नंद प्रयाग हो जाए, नंद प्रयाग में मिलेगी। और नंद प्रयाग में फिर कौन कौन सी मिलेगी, नंद प्रयाग में फिर से अलकनंदा आएगी, और अलकनंदा में नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी बात आपको समझनी है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल जाएगी। इसके बाद कर्ण प्रयाग आ जाएगा। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी आ जाएगी, अलकनंदा और पिंडारी आ जाएगी। ठीक है, रुद्र प्रयाग की बात करते हैं तो रुद्र प्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों आ जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग ये लास्ट प्रयाग हो जाता है। और इसके बाद जो यहाँ से निकलेगी अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से जो निकलेगी वो आपकी गंगा निकल जाती है। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ समझेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से क्या क्या जो है कैसे कैसे ये निकलती हैं। और अगर आप चाहो तो ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं, किस किस तरह से याद रख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं, तो बद्रीनाथ से आपकी निकलती है अलकनंदा नदी, और ये अलकनंदा नदी निकलती है, और अलकनंदा में एक यहाँ विष्णु प्रयाग, सबसे पहले विष्णु प्रयाग आएगा, तो विष्णु प्रयाग में इससे मिल जाएगी आके धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल जाएगी। अलकनंदा यहाँ से जा रही है, और आगे दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका, पहले नंबर पर आपने देखा विष्णु प्रयाग, दूसरे नंबर पर आ गया है नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग आ गया है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे नंद प्रयाग है। और नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, तो ये आपकी नंदाकिनी नदी मिल जाएगी। ठीक है, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी आ जाएगी। नंद से नंदाकिनी आपको याद रखनी है, नंद प्रयाग पे नंदाकिनी, और विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा। इसके बाद ये फिर से चलेगी, इसके बाद ये जाने के बाद ये अब की बार आ जाएगी कर्ण प्रयाग पे। यहाँ आपका कर्ण प्रयाग देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग पे ये आपको मिल जाएगी, और कर्ण प्रयाग पे जो है कर्ण अपना दान कर देगा पिंड का, तो ये हो जाएगी पिंडारी गंगा। पिंडारी नदी जो है ये आपकी कर्ण प्रयाग पे मिल जाएगी, तो इसको जो है ऐसे याद रख सकते हैं कि कर्ण ने जो है अपने पिंड दान कर दिए, कर्ण प्रयाग में जो है पिंडारी नदी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद यहाँ से फिर ये चलती है, फिर ये अलकनंदा ही है, अभी तक ये अलकनंदा ही आ रही है, और इसके बाद जो है ये आगे चलेगी, तो यहाँ आपका मिल जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। इसके बाद रुद्रप्रयाग आ जाएगा, और रुद्रप्रयाग में आपका कौन कौन सा आ जाएगा ये भी हम देख लेते हैं। केदारनाथ से चलती है आपकी मंदाकिनी, और मंदाकिनी आपकी जो है इससे रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है, और इन्हीं से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी आ जाती है, एक तो आपकी अलकनंदा आ जाती है, और एक आपकी आ जाती है मंदाकिनी। यानी अलकनंदा तो आपकी सभी में रहेगी, ये तो कॉमन चीज़ है कि अलकनंदा ये आपकी कॉमन रहेगी। और हमने ऊपर भी आपको बता दिया है, इसमें भी जो है आप यहाँ देख सकते हैं अलकनंदा सभी में कॉमन है। ठीक है, अलकनंदा केवल एक है जो अलकनंदा चली आ रही है। उसके बाद सबसे पहले धौली गंगा इसमें मिलती है, उसके बाद मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी मिलती है, इसके बाद आपकी पिंडारी मिलती है, इसके बाद मंदाकिनी, और उसके बाद जो है भागीरथी मिल जाती है सबसे बाद में। यानी आप याद रख सकते हैं सबसे पहले धौली गंगा, और सबसे बाद में जो 5वें नंबर पर भागीरथी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं, केदारनाथ हमने देख लिया, और रुद्रप्रयाग में जो है आपने देखा, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी मिल जाती है। इसके बाद फिर से ये अलकनंदा चलती है, और यहाँ आगे जाकर जो है ये देवप्रयाग आ जाता है। और देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी, तो देवप्रयाग में ये भागीरथी मिल जाएगी। ये आपसे कई बार जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि भागीरथी जो है अलकनंदा से कहाँ आकर मिलती है, इनका संगम स्थल कौन सा है, या इनका प्रयाग कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका देवप्रयाग।
देवप्रयाग में आके जो है भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। और मंदाकिनी की बात करते हैं, मंदाकिनी आपकी रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। इसके बाद पिंडार नदी ये कर्णप्रयाग में मिल जाती है। और नंदाकिनी की बात करते हैं तो ये आपकी नंदप्रयाग में मिल जाती है। और विष्णु प्रयाग में आपकी धौली गंगा मिल जाती है। इस तरह से जो ये 5 प्रयाग हैं और पांचों प्रयाग आपको देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है, ठीक है। और एक बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपकी समझ में बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। और चाहो तो आप इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रिक किस तरह से बना सकते हैं, एक कोई मंदाकिनी अकेली अकेली जा रही है, यहाँ से अकेली तो जा रही है मंदाकिनी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और मंदाकिनी है वो अकेली जा रही है, वहाँ आपने विष्णु ने इसको रोक लिया। विष्णु ने कहा कि आप अकेली जा रही हैं तो आप धौली को साथ लेते जाओ, यहाँ से इन्होंने धौली को साथ ले लिया। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद ये फिर से जो है चलने लग गई। इसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ आपका ये नंद ने पकड़ लिया। नंद ने कहा कि हमारी नंदाग्नि को भी लेते जाओ, तो इनको फिर यहाँ नंद पे आगे नंदाग्नि को साथ ले लिया। इसके बाद ये चलती हैं तो आगे जो है कर्ण मिल गए कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में कर्ण ने कहा कि पिंडदान कर दो, तो यहाँ पिंडारी नदी हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आपका मंदाकिनी जो है मंदी मंदी जा रही थी, गांव में कह देते हैं मंदी मंदी जा रही थी, तो ये जो है रुद्रों ने पकड़ ली, तो इसको जो है मंदी चलने के लिए मना कर दिया कि भाई अब मंदी मत चलो, आप थोड़ा तेज तेज चलो। इसके बाद बात करते हैं देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग में क्या हुआ, तो देवप्रयाग में ये भागीरथी भागी भागी जा रही थी, तो इसको भी जो है देवताओं ने पकड़ लिया। जब आप देवताओं की स्तुति करते हैं तो आप भाग कर नहीं कर सकते, बड़े आराम से करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है देवताओं ने कहा कि आप जो है इतने तेज तेज मत चलो, आप जो है आराम से चलो। और इसके बाद जो है फिर आराम से चलेंगे तो यहाँ से फिर गंगा की शुरुआत हो जाती है। आप कह सकते हैं, अब ये क्वेश्चन बनेगा इससे कि भागीरथी गंगा जो है किसके मिलन से बनती है। गंगा आपकी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से बनती है। और मंदाकिनी कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ आप यमुना की बात करेंगे तो यमुना जो है ये यमुनोत्री से निकलती है, ये भी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से बताएंगे। और चलिए, आपने मैप के माध्यम से समझ लिया है, ट्रिक आप कोई भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आपके बस याद होना चाहिए। बात कर लेते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके माध्यम से, इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र ये आपका गंगा नदी तंत्र हो जाता है। सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, ये भी आपका गंगा नदी का है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, तो यह हो जाएगा गंगा नदी तंत्र। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किस नदी का है, ये भी आपका गंगा नदी का है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, कौन कौन से देश हो जाएंगे, भारत और बांग्लादेश हो जाएंगे। और तीसरा देश भी आप लगाना चाहो तो ये जो है नेपाल हो जाएगा, लेकिन नेपाल को जो है काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 2 देश ही बताए जाएंगे। इसके बाद गंगा की लंबाई आपसे पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, ये 2525 किलोमीटर टोटल हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में पूछी जाएगी, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। गंगा नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है। और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। गंगा नदी तंत्र का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है। ये 2 धाराएं कौन सी है, एक हो जाएगी आपकी भागीरथी और एक आपकी अलकनंदा। ये हमने अभी आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। भागीरथी आ गई है और ये आपकी जो है देवताओं के पास आ गई है, भागी भागी जा रही थी, देवताओं ने रोक लिया कि भाई देवताओं की स्तुति करनी है तो आपको भाग भाग के नहीं कर सकते, आपको आराम से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए जो है देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों मिल जाती है देवप्रयाग में। इसके बाद ये आपकी उत्तराखंड से निकलती है और आगे देवप्रयाग में दोनों मिलकर गंगा का रूप ले लेती हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा ये है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, आपकी सातोपंत ग्लेशियर से निकलती है। सातोपंत ग्लेशियर कहाँ है, ये हमने आपको मैप के माध्यम से बता दिया था। सातोपंत ग्लेशियर आपका हो जाता है, ये हो जाता है आपका सातोपंत ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये आपका सातोपंत ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है सातोपंत ग्लेशियर से। और चलिए देख लेते हैं और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं। यहाँ आपने देख लिया सातोपंत ग्लेशियर से ये हमारी गंगा निकल जाती है। और इसके बाद बात कर लेते हैं अंत में भागीरथी अलकनंदा से जो संयुक्त धारा बहती है वो गंगा कहलाती है। इसके बाद गंगा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। ये आपसे जो कई बार पूछा गया है, गंगा नदी जो है भारत के कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। और ये हो जाती है आपकी उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, एक आपका बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। टोटल आपके 5 राज्य होते हैं जिनसे आपकी गंगा जो है प्रवाहित होती है, या गंगा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लेना है। और कौन कौन से राज्य हो जाएंगे वो भी हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले गंगा जो है ये आपकी उत्तराखंड में प्रवेश करती है। और उत्तराखंड से
जब ये चलेगी तो उत्तराखंड में ये आपकी प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। और एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से। ठीक है, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के बाद जाती है आपकी बिहार में। यहाँ से आप ये बिहार में एंट्री करती है। और ये उत्तर प्रदेश में बाहर कहाँ से निकलती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्री तो इसने कर ली बिजनौर से, लेकिन बाहर कहाँ से निकलेगी, तो बाहर निकलती है ये बलिया से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है अभी हम दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन इनसे बनते हैं। बलिया से बाहर निकल जाती है, बिजनौर से एंट्री कर लेती है। इसके बाद ये बिहार में चली जाती है और बिहार में गुजरते हुए, बिहार से गुजरते हुए और कुछ हिस्सा जो है झारखंड में आ जाता है और झारखंड को पार करते हुए ये चली जाती है पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं भारत के 5 राज्यों से होकर गंगा गुजरती है। और 5 राज्यों से गुजरने के बाद ये जो कदम रखती है, ये कदम रखती है अपनी बांग्लादेश में। और जैसे ही इसने बांग्लादेश में रखा कदम, इसका नाम हो गया है पदम। ठीक है, यानी बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पदमा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसको जो हम डिटेल से भी समझाएंगे आपको आगे वाले मैप में। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। और बांग्लादेश में रखते ही कदम, इसका नाम हो गया पदम यानी पदमा। चलिए समझ लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या क्या हो जाते हैं। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी से जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। और कितने जिलों से होकर बहती है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कहीं आपको 27 जिले लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं आपको 28 मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है 28 जिले जो हैं ये आपके माने गए हैं। तो 28 जिलों से होकर बहती है आपकी उत्तर प्रदेश में गंगा। और उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से एंट्री करेगी और बलिया से बाहर निकल जाएगी। और टोटल उत्तर प्रदेश में कितनों किलोमीटर तक बहती है, ये भी आपसे पूछा गया है। ये हो जाता है आपका 1450 किलोमीटर गंगा केवल अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं गंगा नदी की जो सबसे कम लंबाई है, ये आपकी झारखंड में हो जाती है, जो आपकी मात्र 80 किलोमीटर हो जाती है। और झारखंड में केवल इकलौता एक ऐसा जिला है, वो कौन सा है, वो है आपका साहेबगंज। साहेबगंज इकलौता ऐसा जिला है झारखंड का जिससे गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बहती है और सबसे कम आपकी झारखंड में बहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी, सहायक नदी दो हो जाती हैं जब आप चलते हैं उत्तर की तरफ से। तो आप जब उत्तर की तरफ से चलेंगे तो आपका जो हाथ दाहिना होगा वो गंगा का भी दाहिना होगा, जो आपका बायां होगा वो गंगा का भी बायां होगा। तो यहाँ से आपके दो तरह से नदियों को बांटा जाता है। एक तो आपकी दाएं तट पर आने वाली नदियाँ और एक आपकी बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियाँ। कौन कौन सी हो जाएंगी ये भी हम देखेंगे। और इनसे ही जो है क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं। ठीक है, ये आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं किस किस तरह से जो है आपकी दाएं तरफ की और बाएं तरफ की दोनों तरह की नदियां जो हैं यहाँ दिखाई गई हैं। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर जो है ये आपकी चलती है और ये आपकी यूपी में प्रवेश करती है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी आ जाती है, सबसे पहले इसमें आ जाएगी रामगंगा, फिर आ जाएगी गोमती, उसके बाद आ जाएगी घाघरा नदी, इसके बाद बिहार में आ जाएगी आपकी गंडक नदी और इसके बाद आपकी कोसी नदी आ जाएगी, फिर आपकी महानंदा। ये तो हो जाती है इसकी बाएं तरफ से यानी उल्टी साइड से। ठीक है, तो आप जो है लेफ्ट साइड से कितनी नदी आ जाती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा की। इसके बाद बात कर लेते हैं दाईं साइड यानी राइट साइड की। तो राइट साइड में आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं, तो बड़ी नदी दाईं साइड की देखेंगे यमुना नदी। और गंगा की सहायक नदी आपसे कई बार पूछी गई है कौन सी हो जाती है, ये आपकी यमुना नदी हो जाती है। ठीक है, और यमुना की भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले हमारे और क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। गंगा के दाएं तट पर मुख्य रूप से आकर मिलने वाली नदियाँ जितनी होती हैं, दाएं तट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है ये प्रायद्वीप या पठार की होती है। प्रायद्वीप या पठार की सारी नदियाँ होती हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा कि इसमें एकमात्र हिमालय नदियाँ है और वो है यमुना, जो आपकी दाएं तट से मिलती है। और यहाँ आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जितनी भी नदियाँ आपकी गंगा में मिल रही है, दाईं तरफ से अगर बात करते हैं तो ये सारी नदियाँ जो है ये आपकी प्रायद्वीप की नदियाँ हो जाएंगी। और केवल एकमात्र ऐसी नदी है यमुना नदी जो आपकी हिमालयी नदी है। ठीक है, जो आपकी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात आपने समझ लिया। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है,
ये आपने समझ लिया है। हिमालयी सहायक नदियाँ केवल यमुना है जो आपकी दाएं तट से मिल रही है, और बाकी सब जो है ये बाकी सब आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। इसके बाद गंगा की जो शेष सहायक नदियाँ हैं गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती हैं, वे सब प्रायद्वीप पठार की नदियाँ हो जाती हैं। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में सबसे ज़्यादा जो बड़ी हो जाती है वो आपकी हो जाती है। इसके बाद चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन, सोन, टोंस, ये नदी जो है प्रमुख नदी हो जाती है। और पश्चिम से जितनी भी हैं ये पश्चिम से सब जो है पूर्व की ओर बहती हैं। इस तरह से जो है ये सब गंगा में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पठार से निकलकर जो है गंगा से मिलने वाली उनकी सहायक नदियाँ का जो क्रम है वो सही क्रम क्या है। क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपकी आ जाती है चंबल नदी, इसके बाद सिंध नदी, इसके बाद आपकी आ जाती है बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, और फिर आ जाती है आपकी टोंस नदी। ठीक है, क्रम भी आपसे जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और चलिए यहाँ जो है आपकी सभी नदियाँ जितनी आपकी दाईं साइड से मिलती हैं वो सब जो है हमने डिटेल वाइज यहाँ दे रखी है, और ये हम इसको यहाँ नहीं बताएंगे। अगर यहाँ हम इसको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा जितनी भी आपकी नदियाँ हैं ये आपकी सारी जो हैं। यहाँ यमुना देख से लेते हैं, ये चंबल हो जाएगी, और ये सिंध नदी हो जाएगी। इनकी जो डिटेल है ये सारी आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करते हैं स्टडी विद एली सेलेक्स, वहाँ जाकर भी आप फ्री पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो पूरी डिटेल है ये आपको डिटेल वाइज जो है सब कुछ मिल जाएगा। जितनी नदियाँ जो है दाईं साइड से या बाईं साइड से आती हैं ये सभी जो है आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और यहाँ मिल जाती है ये बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ, ये भी आपको सब मिल जाएंगी। कौन कौन सी हो जाती हैं बाईं तरफ से आने वाली नदियों में, ये आपकी रामगंगा हो जाएगी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है, इनकी डिटेल और किस किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ तक ये जाती हैं, उस तरह से ये पूरी डिटेल जो है ये आपको मिल जाएगी हमारी पीडीएफ में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं गंगा नदी में बाएं तरफ से बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाती हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। यमुना को छोड़कर गंगा की सभी नदियां जो है हिमालयी नदियां हैं। यमुना को अगर छोड़ देते हैं तो यमुना को छोड़कर जो है सभी नदियां जो है हिमालयी सहायक नदियां और उसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बाएं तट पर आकर मिलने वाली, और जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम किस प्रकार हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व का क्रम जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। पश्चिम से बात करेंगे और पूर्व की तरफ को हम चलते हैं तो सबसे पहले रामगंगा आ जाती है, उसके बाद गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, और एक आ जाती है आपकी महानदी। और कौन कौन सी हो जाएगी, इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं, और इसमें जो है हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे। पहले देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती और घाघरा, तीन नदी जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। और गंडक और कोसी जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियाँ जो हैं जो आपकी गंगा में बाएं तट से आकर मिलती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको बता देना रामगंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। गोमती नदी केवल गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। इस गोमती नदी से जो है कई क्वेश्चन जो हैं आपके हर बार बनते हैं। ठीक है, गोमती नदी हर बार पूछी जाती है, और क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है कौन सी नदी है जो हिमालय से न जो मैदानी क्षेत्रों से निकलकर गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में मिल जाती है, वो कौन सी नदी है, वो आपकी गोमती नदी हो जाती है। और गोमती नदी का जो उद्गम है वो उत्तर प्रदेश में तराइन के मैदान में स्थित फुल्लर झील से हो जाता है। ठीक है, ये आपका फुल्लर झील से होता है इसका उद्गम, और यह पीलीभीत जिले में स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये जो है पीलीभीत जिला आपसे पूछा जा सकता है, फुल्लर झील भी आपसे पूछी जाती है, गोमती नदी भी आपसे पूछी जा सकती है, और इनसे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर जो गोमती नदी के तट तट पर बसे हैं। आपसे पूछा जाएगा लखनऊ शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और जौनपुर भी ये भी आपका गोमती नदी के तट पर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं गंडक नदी को नेपाल में जो शालिग्राम और नारायण नदी भी कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है शालिग्राम और नारायण नदी किसको कहा जाता है, ये गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है। कोसी नदी जो कि नेपाल से निकल बिहार में गंगा की नदी से मिलती है, और इसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी का उद्गम कहाँ है, ये आपका नेपाल में हो जाता है।
क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलने में कुख्यात है। और कोसी नदी नेपाल हिमालय पर्वत को काटकर बहुत सारे बालू मिट्टी जो है बहाकर ले आती है। और कोसी नदी हिमालय पर्वत को काटकर बहुत सारे बालू और मिट्टी बहाकर लाती है और बिहार में अपने रास्ते को अवरुद्ध कर देती है, और जिससे फिर ये नदी नया रास्ता ढूंढ लेती है। और इसके चलते बिहार में जो नए गांव और नए जिले अचानक से इनकी चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नदी गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी हो जाती है, और यह नदी जो है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी हो जाती है। और चलिए देख लेते हैं, जब आपकी गंगा जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेगी तो यहाँ जो सबसे लास्ट में आएगी, तो सबसे लास्ट में किस नदी से मिल जाएगी, तो सबसे लास्ट में आ जाती है, यहाँ आ जाती है आपकी महानंदा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछा जाता है कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी या गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाती है जो सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है, तो ये हो जाएगी आपकी महानंदा। ठीक है, महानंदा से इतनी बात आपको याद रखनी है, और महानंदा से और क्या याद रखना है ये भी आप देख लेते हैं। महानंदा नदी का जो उद्गम ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है, और घाघरा नदी जो है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह नेपाल और भारत में बहने वाली नदी है। नेपाल और भारत में बहने वाली नदी कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी घाघरा नदी, और यह भी जो है गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और घाघरा पहनने वाला चोला होता है, इसलिए इसका नाम जो है घाघरा चोला के नाम पर घाघरा पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, और गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल हो जाती हैं। और गंगा नदी जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और गंगा की लंबाई की बात की गई है, गंगा की लंबाई आपको बता दी गई है 2525 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हो सकता है लास्ट पॉइंट हो, गंगा नदी जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है, और ये भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल राज्यों के सहारे प्रवाहित होती है, और अंत में बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कितनी होती है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, और क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं ये हम समझ लेते हैं, और जितनी थ्योरी हमने पढ़ा दी है उसी से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए देख लेते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो हमने अभी मैप के माध्यम से आपको बताया था। गंगा ने जैसे ही, ये आपका बांग्लादेश है, और गंगा ने जैसे ही आके जो है बांग्लादेश में रखा कदम, तो इसका नाम हो गया है पदम। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी पद्मा नदी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाता है बी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। बंगाल में घुसते ही जो है इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। और यहाँ हम समझ लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट के माध्यम से, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये भी आपसे पूछा जाता है फरक्का का स्थान। ठीक है, फरक्का से जो है ये यहाँ फरक्का हो जाएगा, और इसको जो पार करते हुए ये आपकी बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, यानी इसका जो लास्ट पड़ाव क्या होता है वो होता है आपका फरक्का बांध, जो आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल में। और इस यहाँ जो है इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको पद्मा नाम इसका दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। ये हमारा क्या कहता है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एक ही है, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है तो क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आपको दे सकता है, आप उसका फटाक से जो आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिया गया है, और इसका भी जो आंसर है वो आपका हो जाता है पद्मा नदी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पद्मा नदी के नाम से ही जाना जाता है। और अलग अलग ईयर में जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, और ये भी क्वेश्चन वही है, यानी बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा नदी क्या कहलाती है, तो ये हो जाती है आपकी पद्मा नदी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक क्वेश्चन को जो है बार बार वो घुमा फिरा कर पूछता रहता है। इसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं मैप के माध्यम से, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आपका पटना, और गंगा जो है बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए ये आपकी आ जाती है बांग्लादेश में। इसके बाद अगर राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ से जो ये आ रही है आपकी, ये हो जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र आ जाती है, और इधर से आपकी गंगा आ जाती है। और जब ये दोनों की जो है इनकी संयुक्त धारा बनती है, तो इसमें एक नदी और जो है बांग्लादेश की आकर मिल जाती है, ये हो जाती है आपकी मेघना। और मेघना को ही जो है बराक नदी
कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बराक नदी कहा जाता है। आपसे मेघना की जगह बराक नदी भी दे दिया जाएगा और बराक की जगह मेघना भी दे दिया जाएगा। इसके बाद जो है जब मेघना यहाँ से निकलती है तो ये दोनों दो धाराएं होती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये आपकी यहाँ पर आकर जो है मेघना में मिल जाती है और मेघना जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम जो है मेघना हो जाता है। ठीक है, यहाँ के जो है गंगा नाम और ब्रह्मपुत्र नाम खत्म हो जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त धारा को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आपका मेघना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो है ये आपकी चली जाएगी बंगाल की खाड़ी में और सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए। चलिए बात कर लेते हैं, सुंदरवन के डेल्टा का नाम लिया और सुंदरवन का डेल्टा से क्वेश्चन हाजिर हो गया है। बात कर लेते हैं सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा और ब्रह्मपुत्र ये हमने अभी आपको बता दिया है। यहाँ जो है ये आपका सुंदरवन का डेल्टा ये हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो है छोटे छोटे रूप में जो है गंगा जो मेघना है ये आपकी बट जाती है और बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है और जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा भी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। सुंदरवन का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा आपसे पूछा जा सकता है तो ये आपका सुंदरवन डेल्टा हो जाता है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। और इसका निर्माण जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा किया जाता है। तीन नदियां हैं, गंगा हो जाएगी प्लस ब्रह्मपुत्र हो जाएगी प्लस आपकी मेघना हो जाएगी। ठीक, तीनों की संयुक्त धारा से जो है ये इसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद लगभग 2/3 भाग पर जो है बांग्लादेश, 2/3 भाग पर कौन है? बांग्लादेश है और शेष भाग में जो है भारत आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं, यहाँ हो जाता है हमारा ये बांग्लादेश और बांग्लादेश में ये हम समझ लेते हैं ये हो जाता है हमारा जितना भी है ये आपका सुंदरवन का डेल्टा हो जाता है। ठीक है, और इसका जो है 2/3 भाग जो है ये आपका बांग्लादेश में हो जाता है और इसका कुछ हिस्सा जो है शेष हिस्सा जो है ये आपका हो जाता है भारत में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6 और 6 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। कथन ए हमसे पूछा गया, कथन ए क्या कहता है और नीचे दे कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, ये आपसे पूछा गया है। गंगा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये जो है पूछा गया है आपसे। और इसका जो कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा तो इसमें कहीं नहीं कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। क्यों प्रदूषित नदी है? क्योंकि इसमें जो है रासायनिक कचरे और नाली के पानी या मनुष्य की जो लाशें वगैरह हैं वो आपकी गंगा में बहा दी जाती हैं, इसलिए गंगा प्रदूषित हो जाती है। लेकिन दूसरा जो इसका कारण है ये आपका सही नहीं है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा जो है कहीं भी नहीं कहा गया है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं एक आपका ठीक, एक आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ए आपका सही कौन से में? तो ये हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ए आपका सही है परंतु आर आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाता है सी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं। और यह सही नहीं कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, और यह सही है कि गंगा जो है विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका यह कारण पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का कारण, सबसे बड़ा कारण है शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना। और इसमें क्या क्या मिलाते हैं जिसके कारण ये प्रदूषित हो जाती है ये हम देख लेते हैं। और एक अनुमानों के अनुसार जो है हिंदुओं द्वारा पवित्र नदी मानी जाने वाली नदी में लगभग 20 लाख लोग रोजाना धार्मिक स्नान करते हैं, और जबकि गंगा को पवित्र माना जाता है। और वहीं पारिस्थितिक तंत्र में संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे रासायनिक कचरे, नाली के पानी और मानव व पशुओं की लाशें, ये जो है अवशेषों जो भरी हुई हैं। और गंदे पानी में सीधे नहाने से अथवा इसका जल पीने से स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है गंगा से संबंधित। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7 और 7 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दे कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। और ये हो जाता है आपका देवप्रयाग, अलकनंदा एवं भागी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाता है।
देवप्रयाग पर आकर जो है भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसीलिए वहाँ जो है देवप्रयाग उसको कहा जाता है। बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। तो रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, तो ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी आकर मिल जाती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 4 की। तो केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कह सकते हैं 1, 2 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, यानी 1 आपका सही हो जाता है, 2 भी सही हो जाता है और 3 भी आपका सही हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 8, और सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। इधर आपके स्थल हो जाते हैं और यहाँ आपको नदियों का संगम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और चलिए बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी आ जाती है। नंदप्रयाग की बात करेंगे तो नंदप्रयाग में आपकी जो है विष्णु नदी, विष्णु गंगा और ये आपकी आ जाती है नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी नंदप्रयाग में। इसके बाद बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग ने अपने जो है पिंडदान कर दिए थे, तो कर्णप्रयाग जो है पिंडदान करने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए जो है अलकनंदा और पिंडार नदी जो है वहाँ हो जाती है। और देवप्रयाग की बात करेंगे तो देवप्रयाग की सबसे बाद में जो है पंचप्रयाग हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका भागीरथी और अलकनंदा में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का 2 और ए का 2 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी। और चलिए ये तो हमने समझ ही लिया है, और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 9, और 9 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी की बात कर रहे हैं, मंदाकिनी किससे संबंधित हो जाएगी आपको बताना है। तो मंदाकिनी आपकी ये आपकी हो जाएगी अलकनंदा से संबंधित। ठीक है, और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है, और बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में किससे मिलती है? ये आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? ये कहाँ कहाँ मिलती हैं ये आपको बताना है। देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, या आपका रुद्रप्रयाग में। विष्णुप्रयाग ये सबसे पहला था, तो विष्णुप्रयाग में तो आपकी धौली गंगा मिल जाती है। ठीक है, अलकनंदा से। अलकनंदा तो ये आपकी सभी में रहेगी, ये तो आपकी कॉमन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कर्णप्रयाग की। तो कर्णप्रयाग जो है, ये कर्णप्रयाग में आपका कर्ण ने अपने पिंडदान कर दिए थे, तो अलकनंदा किससे मिलती है? तो पिंडार नदी से मिलती है। रुद्र में जो है ये आपकी मंदाकिनी से मिलती है, रुद्र में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिल जाती है। और देवप्रयाग की बात करते हैं तो भागीरथी जो है, भागीरथी आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए। और चलिए बात कर लेते हैं, ये हम समझ लेते हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, और ये एक जो है तीर्थ स्थान हो जाता है, और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है, और यह संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। ठीक है, ये सबसे लास्ट का प्रयाग है, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम हो जाता है। और यहाँ समझ लेते हैं हम भागीरथी और अलकनंदा, ये आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ आप देखेंगे ये आपकी अलकनंदा आ जाती है इधर से, और इसके बाद यहाँ से आ जाती है आपकी भागीरथी नदी। और जब ये जो है देवप्रयाग यहाँ हो जाता है, और देवप्रयाग से जब ये दोनों की जो संयुक्त धारा निकलती, इसको जो है गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है गंगा कहा जाता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संयुक्त धारा को। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 11, और 11 नंबर हमारा क्या कहता है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? क्वेश्चन बदल कर दे दिया गया है, क्वेश्चन सेम है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ये होता है आपका देवप्रयाग में। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, और 12 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं।
निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ आकर मिलती है। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार आपसे पूछा गया है और बार बार जो है घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो अलकनंदा और भागीरथी ये आपकी देवप्रयाग में ही मिल जाती है। और इसी तरह से जो है एग्जामिनर हर बार जो है आपसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ आपकी देवप्रयाग और यहाँ से आगे गंगा। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 नंबर हमारा क्या कहता है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है, केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13। और 13 नंबर हमारा क्या कहता है, ये हम देख लेते हैं। तो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य जो है ये आपकी बहती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम समझ लेते हैं। और मंदाकिनी ये आपका यहाँ देख लेते हैं, ये आपका हो जाता है केदारनाथ और ये हो जाता है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है, और इनके जो बीच में ये जो नदी आ रही है ये हो जाती है आपकी मंदाकिनी। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने मैप का इस्तेमाल किया है। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और आपकी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 14। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये हो जाता है आपका अलकनंदा नदी के तट पर। और यहाँ भी हम समझेंगे आपके इसी मैप के माध्यम से, ये आपका हो जाता है बद्रीनाथ का मंदिर। कहाँ हो जाता है, ये आपका बद्रीनाथ का मंदिर हो जाता है। और यहाँ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ के मंदिर से, यानी जो बद्रीनाथ का मंदिर है ये अलकनंदा के तट पर ही स्थित हो जाता है। और ये जो है आपकी चलती रहती है और लास्ट तक जो है अलकनंदा ही जाती रहती है। और इसमें नदियाँ बीच में मिलती रहती हैं, जैसे विष्णु प्रयाग में आपकी धौलीगंगा मिल जाती है और अलकनंदा में जो है आपकी नंदाकिनी मिल जाती है। इसके बाद कर्णप्रयाग में आपकी पिंडार नदी मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल जाती है और भागीरथी मिल जाती है आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, इसी तरह से ये पंचप्रयाग हो जाते हैं, ये हमने आपको पहले बता दी हैं। ये आपने समझ लिया, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपका हो जाता है अलकनंदा नदी के तट पर। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी हो जाती है अलकनंदा नदी और इसके बाद जो है ये आपका हो जाता है बद्रीनाथ का मंदिर। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15। और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है। वह नदी यानी जिसका अफवाह ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी ये आपकी हो जाती है गंगा नदी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा नदी हो जाती है। और यहाँ हम देख लेते हैं इनके जो सबसे बड़े अफवाह हैं। और गंगा का जो है 2525 किलोमीटर हो जाती है। गोदावरी ऑप्शन में दी हुई है, ये आपकी 1465 किलोमीटर हो जाती है। नर्मदा आपकी 1312 किलोमीटर हो जाती है और महानदी अभी 851 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो सबसे बड़ी वह नदी है आपकी गंगा हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है 16। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर हो जाती है सिंधु। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 16 और 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका गंगा। भारत की आपसे पूछी गई है तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा हो जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाते हैं। गंगा नदी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा की लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई जो है दृष्टि से गंगा अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की लंबाई ज़्यादा है लेकिन ये भारत से बाहर है और सिंधु की भी लंबाई ज़्यादा है, ये भी आपकी भारत में नहीं है। भारत में केवल ये निकल कर जाती है और इसका जो उद्गम और मुहाना है ये जो है भारत से बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं गोदावरी जो है ये प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदी हो जाती है और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किसको, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए, भागीरथी नदी आपकी गोमुख से निकलती है। और यहाँ समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है।
और इसके बाद बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18। 18 नंबर हमारा क्या कहता है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी गोमती नदी। और इससे जो है कई बार परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपसे पूछा गया है मैदान में जिसका उद्गम है, तो मैदान से उद्गम आपका गोमती नदी का हो जाता है। और गोमती नदी के तट पर जो है लखनऊ बसा हुआ है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और चलिए समझ लेते हैं, गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गौतम ताल यानी फुल्लर झील है। और इसका जो जिला है वो आपका पीलीभीत उत्तर प्रदेश हो जाता है। और यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है ये मैदान से हो जाता है। और यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ हम दिखाते हैं आपको गोमती नदी। ठीक है, ये हो जाती है आपकी गोमती नदी। और ये जो है लखनऊ जो है इसके किनारे पर आ जाता है। ठीक है, ये आपकी गोमती नदी हो जाती है। और ये जो है गंगा में मिल जाती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19। और 19 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। कथन और कारण से जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। और कथन कारण के क्वेश्चन जो है हमें इस तरह के क्वेश्चन जो है हमको हमारी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। और इसके बाद कारण देख लेते हैं, यमुना जो असतत वाहिनी नदी है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा और कौन सा जो है इनकरेक्ट हो जाता है। और बात कर लेते हैं कथन ए की, तो दिल्ली और आगरा के मध्य जो है वर्ष के अधिकांश समय में ये मृत हो जाती है। बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाती है। और यमुना जो है असतत वाहिनी है, ये आपका गलत हो जाता है। यमुना जो है सतत वाहिनी नदी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैसे कह सकते हैं, ए आपका सही हो जाएगा परंतु आर आपका गलत हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। प्रश्नगत कारण आर जो है ये गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यमुना नदी जो है एक सतत वाहिनी नदी है। ठीक है, इसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है। और दिल्ली और आगरा के मध्य जो अधिकांश समय में यमुना के मृत हो जाने का कारण है उसका प्रदूषित होना। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20। निम्नलिखित में से यमुना की कौन सहायक नदी नहीं है, नहीं है आपसे ये पूछा गया है। और नहीं वाले क्वेश्चन जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, चंबल हो जाएगी, केन हो जाएगी, या आपकी रामगंगा हो जाएगी। तो निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी ये हो जाती है आपकी बेतवा, ये सहायक नदी हो जाती है। केन आपकी सहायक नदी हो जाती है। और चंबल भी आपकी सहायक नदी हो जाती है। लेकिन रामगंगा ये आपकी सहायक नदी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ समझ लेते हैं, ये हो जाता है आपका रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। और जबकि चंबल, बेतवा और कैन ये यमुना की सहायक नदी हो जाती है। और समझ लेते हैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपकी आ रही है यमुना, और यहाँ जो है चंबल नदी यहाँ हो जाती है, चंबल नदी हो जाती है, सिंध हो जाती है, इसके बाद बेतवा हो जाती है, धासन हो जाती है, और आपकी कैन भी हो जाती है। लेकिन रामगंगा जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है, ना कि यमुना की। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 21। और 21 नंबर हमारा क्या कहता है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाता है, चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, या आपका नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका बंदरपूंछ। ठीक है, यमुना का जो उद्गम स्थान है वो आपका बंदरपूंछ हो जाता है। और उद्गम एक यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। यमुना का जो उद्गम स्थान है ये हिमालय के बंदरपूंछ से हो जाता है। और इसकी ऊंचाई 6200 मीटर से 7 से 8000 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत से होती है। ठीक है, यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है, ये जो कालिंद पर्वत से होती है, और इसके नाम पर यमुना को कालिंजा या कालिंदी भी कहा जाता है। और ये जो है आपके पर्यायवाची शब्द है। और ये पर्यायवाची शब्द जो है आपको हिंदी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कालिंजा और कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हो जाएगा आपका यमुना का। और ये हो जाती है आपकी यमुना की सहायक नदी। कौन कौन सी हो जाती है यहाँ हम देख लेते हैं। इसका जो उद्गम स्थान है ये आपका बंदरपूंछ हो जाता है यमुना नदी का। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में कीजिए। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से आपको पूर्व की ओर इनको व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी हो जाएगी ये आपको बताना है। और देख लेते हैं एक बार हम मैप के माध्यम से। सबसे पहले आपकी आ जाती है चंबल, तो चंबल सबसे पहले आ जाएगी। चंबल इसमें है आपकी ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। 2 नंबर पर आ जाती है आपकी, और सिंध जो है ये आपकी 2 नंबर पर आ जाती है।
सिंध के बाद आ जाती है 3 नंबर पे आपकी बेतवा आ जाएगी और 1 नंबर पे आ जाती है आपकी कैन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे पहले चंबल आ जाएगी तो 4 नंबर जो है सबसे पहले आ जाएगा और 4 नंबर सबसे पहले आपका दिया गया है मात्र एक ही ऑप्शन में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है और यहाँ से जो है हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं इसके बारे में। यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार हैं। चंबल हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, बेतवा, कैन हो जाएगी। और और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 23। और निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? यमुना में कौन सी नदी नहीं मिलती है ये आपको बताना है। कैन हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, सोन हो जाएगी और आपकी चंबल हो जाएगी। यमुना में आपकी कौन सी नहीं मिल रही है? तो यमुना में आपकी नहीं मिलती है सोन नदी। ठीक है, ये सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। और यहाँ समझ लेते हैं, मैप के माध्यम से भी देखेंगे। और ये आपकी गंगा हो जाएगी और गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी सोन नदी। और बाकी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाती हैं। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और 24 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है ये भी हम समझेंगे मैप के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है, मैप आपको दिखा देंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से चंबल में जो है कौन सी नदी नहीं मिलती है। ऑप्शन में कौन कौन सी दे रखी हैं? ऑप्शन में दी है क्षिप्रा नदी, तो ये आपकी हो जाती है चंबल। कहाँ कहाँ से आ रही है? ये आपकी चंबल हो जाती है। तो चंबल में आपकी क्षिप्रा नदी मिल रही है, ये आप क्षिप्रा नदी देख सकते हैं। तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा आपका काली सिंध, तो काली सिंध भी जो है ये आपकी चंबल में मिल जाती है। इसके बाद देख लेते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपका वेतवा, तो वेतवा जो है ये आपकी चंबल में नहीं मिलती है। ठीक है, चंबल अलग है और वेतवा आपकी अलग हो जाती है। और पार्वती की बात करते हैं तो पार्वती नदी भी ये भी आपकी चंबल से मिल जाती है। ठीक है, यहाँ आपने मैप के माध्यम से समझ लिया है। वेतवा नदी जो है ये आपकी चंबल में नहीं मिलती है, तो वेतवा नदी दी गई है आपकी ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ आप कह सकते हैं 24 का जो करेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका सी। वेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना की नदी से मिलती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25 और 25 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। वेतवा नदी निकलती है, वेतवा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। वेतवा नदी जो है ये आपकी निकल जाती है विंध्यन पहाड़ियों से। ठीक है, वेतवा नदी आपकी विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। और इसको समझ लेते हैं मैप के माध्यम से, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर कर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी वेतवा नदी यहाँ से निकलती है और ये आपकी जो है यमुना की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, ये आपने देख लिया मैप के माध्यम से। वेतवा नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी हो जाती है। और वेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से कुम्हारा गांव विंध्य पर्वत से निकलकर भोपाल, विदिशा, ललितपुर, झांसी आदि शहरों में ये बहते हुए चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी बह जाती है कि रायसेन जिले से बहती है। और चलिए देख लेते हैं, वेतवा नदी से एक क्वेश्चन और आ गया है, वेतवा नदी मिलती है। वेतवा नदी किस में मिल जाती है? ये क्वेश्चन आपका आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। और वेतवा नदी मिलती है, तो वेतवा नदी किससे मिलती है? तो वेतवा नदी आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और बनता है, कैन वेतवा लिंक परियोजना। कैन वेतवा लिंक परियोजना यानी यहाँ से आपकी वेतवा नदी जा रही है और यहाँ से आपकी कैन नदी जा रही है, तो इनको जो है मिलाना है, तो इसको जो है लिंक करना है इनको, तो ये कह देते हैं कैन वेतवा लिंक परियोजना। और नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है और इसका उद्देश्य जो है सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की कैन नदी के अधिशेष जल को वेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है कैन वेतवा लिंक परियोजना से। और यह क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिलों और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। और यहाँ आप देखते हैं ये आपका हो जाएगी वेतवा नदी और यहाँ आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कैन नदी। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदी हो जाती है। और कैन वेतवा लिंक परियोजना जो है ये इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। केन और वेतवा नदी की बात कर लेते हैं। केन और वेतवा नदियों का जो उद्गम है ये आपका मध्य प्रदेश में है और ये यमुना की सहायक नदी हो जाती हैं। केन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना से मिलती है और वेतवा नदी ये आपके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिल जाती है।
बात कर लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजघाट पारीछा, ये पारीछा बांध आपसे बहुत पूछा जाता है। माता टीला भी आपसे पूछा जाता है और राजघाट भी आपसे पूछा जाता है। और ये तीनों ही जो है ये वेतवा नदी पर निर्मित हो जाते हैं। केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पन्ना बाघ अभयारण्य से कौन सी नदी गुजरती है? ये आपकी केन नदी गुजरती है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27 और 27 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी है यानी उत्तर की तरफ को चलने वाली है। ठीक है, तो उत्तर की तरफ को कौन सी चलती है? कोसी, ये नहीं चलती है। घाघरा ये भी नहीं चलेगी, गंडक ये भी नहीं चलेगी। तो सोन नदी जो है ये आपकी उत्तर वाहिनी नदी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ हम समझ लेते हैं अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिण तट पर जो है सहायिका हो जाती है, जो पठार के किनारे पर जल प्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा से मिल जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं सोन रिवर को, ये आपकी हो जाती है गंगा रिवर। और यहाँ से जो है उत्तर वाहिनी इस तरह से जो है उत्तर की तरफ जा रही है। ठीक है, और गंगा में मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28 और आपसे पूछा है कौन सी नदी जो है बाएं से नहीं मिलती है? तो गोमती नदी जो है ये भी आपकी बाएं से मिल जाएगी, इस तरह से जो गोमती नदी आ जाती है। घाघरा जो है वो भी आपकी जो है बाएं से आ जाती है। और कोसी जो है ये भी आपकी बाएं से आ जाती है। लेकिन सोन नदी जो है ये आपकी आ जाती है दाएं तरफ से। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोन नदी। और ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, सोन नदी जो है ये आपका दाएं तरफ से गंगा से मिल जाती है। और यहाँ समझ लेते हैं ये आपकी हो जाती है सोन नदी। सोन नदी जो है गंगा में आपकी दाईं तरफ से मिल जाती है। ठीक है, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनसे जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 29 और 29 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक हो जाता है, किसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है ये आपको बताना है। बात कर रहे हैं महानंदा की, सोन की, रामगंगा की या फिर गंडक की। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया RORO की परीक्षा में। करेक्ट हो जाएगा वो हो जाता है आपका सोन नदी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से हम समझ लेते हैं किस तरह से ये हो जाता है। महानंदा की बात करते हैं तो 207.285 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र हो जाता है। सोन का सबसे ज़्यादा 70,055 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और रामगंगा का 811 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। और गंडक का भी जो है 45,731 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सोन नदी। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30 और 30 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भारतीय नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सी नदी भारतीय बेसिन का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोक नदी। जो ये बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31 और 31 हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे RORO की परीक्षा में पूछा गया है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ हम समझ लेते हैं ये हो जाती है आपकी गंडक नदी। ये आपकी गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। और थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी जो है नेपाल से निकल बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। और सोन, हिंडन, शारदा ये बाकी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। यहाँ हम समझ लेते हैं गंडक के बारे में। ये हो जाती है आपकी गंडक नदी। और ये जो है गंडक नदी जो है ये आपकी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 32 और 32 नंबर हमारा क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी ये आपकी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनसे बाहर जो है क्वेश्चन आपके नहीं जाते हैं। गंगा नदी को दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत, एक आपका भागीरथी हो जाएगा और एक आपका अलकनंदा हो जाएगा। और भागीरथी ये आपकी अलकनंदा आती है और इसके बाद जो है भागीरथी मिल जाती है और इसके बाद जो है गंगा नदी बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 34 और 34 नंबर आपका क्या कहता है गंगा नदी जो है कहाँ जाकर गिरती है? तो गंगा नदी आपकी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका
क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 35। गंगा नदी किस किस राज्य से होकर बहती है? गंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है, ये हम जो है एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा सकते हैं और बहुत जल्दी इसका आंसर हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ये नहीं जाती, ये आपका एलिमिनेट हो गया, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। फिर आपका उत्तराखंड आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, ये आपका करेक्ट हो जाता है, इन सभी से ये निकलती है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से भी जो है ये नहीं निकलती है। और इसके बाद जो है देख लेते हैं उत्तराखंड से निकलेगी, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ से ये नहीं निकलेगी। ठीक है, इस तरह से हम बहुत जल्दी करके एलिमिनेट करके इस तरह से इसका आंसर लगा सकते हैं। हमें केवल पूरी लाइन से एक वर्ड को पकड़ना है जो उसमें नहीं है। ठीक है, उसी को हम कट कर लेते हैं और बाकी को हम जो है करेक्ट कर लेते हैं। और चलिए देख लेते हैं, गंगा नदी से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। गंगा नदी किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हरिद्वार हो जाता है, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, ये लेकिन मथुरा जो है ये यमुना के किनारे हो जाता है। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, इसमें भी जो है आगरा जो है ये भी यमुना के किनारे हो जाता है। और इस प्रकार जो है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, ये आपका करेक्ट हो जाता है। और इस तरह से जो एलिमिनेट करते हैं आप, तो बहुत जल्दी करके आप आंसर को लगा सकते हैं। हरिद्वार, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, रांची, ये रांची जो है झारखंड की राजधानी हो जाती है और ये जो है उससे संबंधित नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको देख लेनी है। और चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 37 और 37 नंबर आपका क्या कहता है, ये आपको बताना है। और ये जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे शहर कौन सा हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है, कई बार जो है आपसे ये पूछा गया है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर ये आपका इलाहाबाद हो जाता है। और इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, ये हमने आपको बता दिया, बिजनौर में प्रवेश करती है, बलिया से बाहर निकल जाती है। बिहार के कितने जिलों से होकर जो गंगा गुजरती है, तो बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा गुजरती है। और राष्ट्रीय गंगा नदी कब घोषित हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गंगा नदी जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित की गई थी, तो ये आपकी नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई थी। ठीक है, और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ये भी आपकी गंगा नदी हो जाती है। और चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो था ये था आपका भारत के भूगोल से संबंधित गंगा नदी तंत्र से। और इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।